नमस्कार। बिहार में जब से जाति गणना हुई है और विधानसभा में उसके आंकड़े पेश किए गए हैं और उसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया है विधानसभा से, तब से यह कहा जा रहा है कि बिहार में बड़ी अद्भुत राजनीति हो रही है। ऐसी चर्चा हो रही है जैसे बिहार ने देश की राजनीतिक दिशा बदल दी हो। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जोड़ी ने कोई ऐसी चीज घोषित कर दी हो, कोई ऐसी बात कह दी हो, कोई ऐसा एजेंडा सेट कर दिया हो जो इसके पहले कभी नहीं हुआ हो। लेकिन असल में उसमें कुछ भी नया नहीं है। असल में दोनों वही राजनीति कर रहे हैं जो पिछले 50 साल से बिहार में हो रही है, और पिछले 33 साल से जो राजनीति करके लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, वही राजनीति फिर से होने वाली है। इसको ज्यादा से ज्यादा यह कह सकते हैं कि नई बोतल में पुरानी शराब भरने की तरह है, जिसमें नया सिर्फ यह है कि बोतल का आकार बड़ा कर दिया गया है। उसके अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं है। जब इसके बारे में सोचते हुए कि ये क्या इसमें ऐसी बात हो गई, जो जाति गणना कराई गई, उसके जो आंकड़े आए उसके आधार पर जो आरक्षण की बात हो रही है, उसमें ऐसा क्या नया है। तो ये जो हिंदी के अभी आज के सबसे मशहूर लोकप्रिय कवि हैं कुमार विश्वास, उनका ध्यान आता है। उन्होंने आज से 20-25 साल पहले एक कविता लिखी थी कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। ये उनकी कविता बड़ी मशहूर हुई, वो हर मंच पर गाते हैं और दुनिया में जितने भी हिंदी जानने वाले लोग हैं, लगभग हर आदमी को ये पंक्ति पता है। वो गुनगुनाता भी है इस बात को, जब जहां भी वो जाते हैं अपना कवि सम्मेलन करने समय, तो वहां ये लाइन लोग गुनगुनाते हैं। उसके बाद उन्होंने और भी कुछ कविताएं लिखी, लेकिन वो उतनी मशहूर नहीं, उतनी लोकप्रिय नहीं हुई। तो उन्होंने एक काम ये किया कि अपनी इसी जो बहुत मशहूर कविता है, इसी में थोड़े थोड़े अंतराल पर 2-2, 4-4 पंक्तियां नई जोड़ने लगे। वो कविता वही रही, मूल धुन लय उसकी वही रही, मीटर वही रहा। उसी में हर साल 2, 4, 5 लाइन 10 लाइन नई जोड़ देते हैं और उसी को नया बता करके सुनाते हैं, और फिर उसकी पुरानी लाइनें सुनाई जाती हैं। तो बिहार में जो अभी राजनीति हुई है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की, वो उन्हीं के उस पुरानी कविता की तरह है, जिसमें इन लोगों ने अब कुछ नई लाइनें जोड़ दी हैं। इसके अलावा उसमें कुछ भी नया नहीं है। बिहार में पिछले 5 दशक से, 50 साल से, लगभग उससे भी ज्यादा समय से जाति, आरक्षण और सामाजिक न्याय की राजनीति हो रही है। कर्पूरी ठाकुर के समय से, कर्पूरी ठाकुर जब बिहार में मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए 8% और अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए 12% का आरक्षण दिया था। ये आरक्षण के वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी और कर्पूरी फॉर्मूले के नाम से इसको जाना जाता है। तो उन्होंने उस समय ये आरक्षण पिछड़ा और अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के लिए आरक्षण का ये प्रोविजन किया था, 8% और 12%। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई और आरक्षण की सीमा बढ़ी, 27% आरक्षण जब केंद्रीय नौकरियों में लागू हुआ और केंद्र सरकार के संस्थानों के दाखिले में, तो उसके बाद बिहार में उस फॉर्मूले को बदला गया और पिछड़ी जातियों के लिए 12% और अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए 18%, यानी कुल 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब जो नीतीश कुमार की सरकार ने घोषणा की है, विधानसभा से जो प्रस्ताव पास कराया है, उस प्रस्ताव के मुताबिक अब पिछड़ी जातियों का आरक्षण 18% होगा और अत्यंत पिछड़ी जातियों का 25% होगा। तो सिर्फ ये बदला है। कह सकते हैं कि पिछले 50 साल में पिछड़ी जातियों का आरक्षण 8% से बढ़ के 18% हो रहा है और अत्यंत पिछड़ी जातियों का आरक्षण 12% से बढ़ के 25% हो रहा है। यही बदलाव हुआ है, यही नई चीज है उसमें, कि पिछड़ी जातियों का आरक्षण 8 से बढ़ के 12 हुआ था, वो अब 18 हो रहा है, और अत्यंत पिछड़ी जातियों का आरक्षण 12 से बढ़ के 18 हुआ था, जो अब 25 हो रहा है। इसके अलावा कुछ भी इस पूरी राजनीति में कुछ भी नया नहीं है। इस बात को, अपने इस आरक्षण बढ़ाने के इस योजना को, इस रणनीति को स्टैब्लिश करने के लिए, इसके लिए क्वांटिफाइबल डाटा अवेलेबल कराने के लिए जाति गणना कराई गई। हालांकि उस जाति गणना में कई झोल हैं, जो दूसरे तमाम लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उस जाति गणना के मुताबिक ये बताया गया कि पिछड़ी जातियों की आबादी 27% है और अत्यंत पिछड़ी जातियों की आबादी 36% है, और इसके आधार पर यह आरक्षण बढ़ा दिया गया। तो अब यह कहा जा रहा है कि यह नई चीज हुई है जाति गणना, और उससे भी नई चीज हुई है आरक्षण की सीमा बढ़ाना, जबकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पास करके जिस तरह से बिहार विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया है और उसको राज्यपाल के पास भेजा गया है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी हो चुका है और झारखंड में भी हो चुका है। इन दोनों राज्यों में आरक्षण की सीमा बढ़ा करके 76% और 77% की जा चुकी है। झारखंड में तो राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल की राय के आधार पर उसको खारिज कर दिया और छत्तीसगढ़ में भी मामला अभी लटका हुआ है। तो ये पहले से हो चुका है, ये
छत्तीसगढ़ में भी 58% आरक्षण लागू है और तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू है। तो आरक्षण की सीमा बढ़ाना भी कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार में पिछले 50 साल से जो राजनीति हो रही है ये उसी राजनीति का एक्सटेंशन है। उसी पुरानी कविता में 2 लाइन जोड़ने की तरह है कि आपने पहले इतना आरक्षण होता था, अब हम इतना आरक्षण करेंगे और फिर जाति के आधार पर ही चुनाव लड़ेंगे। याद करें कि किस तरह 2015 में ये दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ी थी। जेडीयू और आरजेडी ने 2015 में जब एक साथ चुनाव लड़ा था तब भी आरक्षण के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा था। और संयोग यह था कि उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख जो थे मोहन भागवत, उन्होंने एक बयान दे दिया था आरक्षण की समीक्षा का और उसको आधार बना करके इन दोनों पार्टियां उस चुनाव में चली गई आरक्षण के मुद्दे पर। हालांकि अगर उन्होंने ये आरक्षण पर बयान नहीं दिया होता तो ऐसा नहीं था कि तब ये दोनों पार्टियां कोई विकास का नया रोड मैप लेकर के चुनाव लड़ती, तब भी इनको आरक्षण के मसले पर ही चुनाव लड़ना था। ओबीसी राजनीति करके, अत्यंत पिछड़ी जातियों की राजनीति करके ही चुनाव लड़ना था, अगड़ा पिछड़ा का ही चुनाव बनाना था। तो इस बार भी अभी वही चुनाव, वही मुद्दा, उसी मुद्दे पर फिर से चुनाव को दोनों पार्टियां लेकर के गई हैं। और ऐसा नहीं है कि अब ये पुराना ही आजमाया हुआ मुद्दा है तो ये काठ की हांडी की तरह है कि दोबारा चूल्हे पर नहीं चढ़ेगी। बिहार की महान जनता हो सकता है कि फिर इसी मुद्दे पर वोट दे करके और इन दोनों पार्टियों को चुनाव जिताए, जिनके 33 साल के शासन की बदहाली की तस्वीर खुद इन सरकारों ने विधानसभा में पेश करके बताई है। जिस दिन नीतीश कुमार की सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े विधानसभा में पेश किए, वो बेहद शर्मनाक दिन था बिहार का। उसमें ऐसे आंकड़े थे आर्थिक विकास के जो हैरान करने वाले थे। बिहार में 34% परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आबादी 6,000, मासिक आमदनी 6,000 रुपए से कम है। अगर 5 आदमी का एक परिवार माने तो एक व्यक्ति की मासिक आमदनी 1,200 रुपए से कम है, यानी 40 रुपए रोज से कम कमाती है कि बिहार की 34% आबादी। ये आंकड़े के विस्तार में जाएंगे तो और बुरी तस्वीर सामने आएगी। बिहार में सिर्फ 7% आबादी ग्रेजुएट है, सिर्फ 7%, और उसके नीचे 93% आबादी, 1% पोस्ट ग्रेजुएट, 7% ग्रेजुएट, उसके नीचे 92% आबादी उससे कम पढ़ी लिखी है। आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जो 5वीं 6ठी क्लास तक, 7वीं क्लास तक पढ़ी हुई है। वहां सिर्फ 5% आबादी के बाद किसी भी तरह का मोटराइज्ड व्हीकल है, सिर्फ 5% आबादी के पास। और सिर्फ 5% लोगों के पास नौकरी है, जिसमें सरकारी नौकरी भी है और निजी सेक्टर की संगठित और असंगठित नौकरियां भी उसी में शामिल है। महज 7% आदमी खेती करता है और 17% लोग मजदूरी करते हैं। 69%, माफ करिएगा 67% की एक ऐसी श्रेणी है जो गृहिणी और विद्यार्थी हैं, यानी आय उपार्जित करने का कोई साधन उस आबादी के पास नहीं है। यह आंकड़ा पेश किया खुद ही सरकार ने, और तब कोई भी समझदार आदमी यह उम्मीद करेगा कि इस तस्वीर को बदलने के लिए कोई रोड मैप पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से। यह बताया जाएगा कि हम इस स्थिति से निपटने के लिए, इस भयावह गरीबी और बिहार की इस बदहाली को खत्म करने के लिए क्या एजेंडा पेश करने वाले हैं, क्या नई चीज लेकर के आ रहे हैं, क्या हमारा विजन है, क्या रोड मैप है। तो उसकी बजाय जो विजन पेश किया गया वो ये था कि आरक्षण की सीमा हम बढ़ा देंगे 15%। अब सोचें कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में से सरकारी नौकरी में कुल मिलाकर के 20 लाख लोग भी सरकारी नौकरी में नहीं है, उससे भी कम लोग सरकारी नौकरी में। अगर उसमें 15% और बढ़ जाए तो उससे क्या तस्वीर बदल जाएगी बिहार की? उससे बिहार की कोई तस्वीर नहीं बदलेगी। ना सरकारी सेक्टर में बहुत नौकरियां बढ़ने वाली है, ना प्राइवेट सेक्टर में नौकरी बढ़ने वाली है। इसके बावजूद रोडमैप जो पेश किया गया, बिहार की इस बदहाल तस्वीर यह बताने के बाद जो रोडमैप पेश किया गया, वो रोडमैप था आरक्षण बढ़ाने का, कि 15% आरक्षण बढ़ा देंगे। और उसके बाद जनता भावनात्मक रूप से इस प्रतीकात्मक मुद्दे को लेकर के उत्साह में है। ये चारों तरफ कहा जा रहा है कि वाह क्या कमाल कर दिया नीतीश कुमार की सरकार ने और लालू यादव, नीतीश कुमार की पार्टी ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की घोषणा कर दी है और जाति गणना करा करके बता दिया है कि कितनी पिछड़ी आबादी है और कितनी कम सवर्ण आबादी है। तो ये बता करके अब इस मुद्दे पर ही राजनीति होगी। पूरा राजनीति का नैरेटिव इसी के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। इसी अनुपात में पार्टियों को टिकट बांटने के लिए पार्टियों के ऊपर दबाव बन रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो राजनीति पिछले 50 साल से या उससे ज्यादा समय से बिहार में हो रही है, अब वही राजनीति पूरे देश में होने लगी है। बिहार के नेताओं ने, खासतौर से नीतीश कुमार ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को यह बात समझाई कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के और राष्ट्रवाद के मुद्दे का अगर जवाब देना है
तो उसके लिए जरूरी है कि जाति गणना, सामाजिक न्याय, आरक्षण का मुद्दा उठाया जाए। जातियों के जरिए ही हिंदुत्व का जो बड़ा अम्ब्रेला है उसको ब्रेक किया जा सकता है, उसमें सेंध लगाई जा सकती है। और ये फिर हिंदू समाज को, व्यापक हिंदू समाज को जातियों में बांटने के लिए एक तरह का ये अभियान शुरू हुआ। पहले से समाज जातियों में बटा हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनावों में खासतौर से एक होकर के हिंदुत्व, बड़ी हिंदू आबादी बीजेपी को वोट कर रही है। यह पिछले 2 चुनाव का ट्रेंड है, उसमें पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियां भी शामिल हैं। फिर उसके बाद वोट डालने के बाद सब अपने अपने जाति के खांचे में लौट जाते हैं, फिर सबकी जमीनी लड़ाइयां होती हैं, फिर सबके जमीनी संघर्ष हैं, फिर सबका जीवन चलाने का अपना अपना संघर्ष है। उसमें कहीं एक दूसरे से लड़ते हैं तो फिर कहीं एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं, लेकिन चुनाव के समय ये आइडेंटिटी बहुत खुल करके आ जाती है। तो ये वो चीज बनाई गई, उसी चीज को और बढ़ा करके बताने का काम अब फिर जेडीयू और आरजेडी ने शुरू किया है। और उनके नीतीश कुमार के समझाने पर राहुल गांधी ने भी यही राजनीति शुरू कर दी है। और कहीं ना कहीं इस मजबूरी को देख करके भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये लोग भी वही राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बता चुके हैं कि उनकी सरकार में 27 ओबीसी मंत्री हैं, 35% ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं, और ओबीसी समाज के लिए कितना काम उनकी सरकार ने किया है ये बार बार बताया जाता है। तो अंततः घूम फिर करके सारी राजनीति, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागे हुए 30 साल हो गए, और वापस घूम फिर करके फिर से उसका जिन बाहर आया है। और उसी अगला लोकसभा चुनाव, अभी 5 राज्यों में भी उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और अगले साल के लोकसभा चुनाव में भी उसी मुद्दे को आजमाया जाना है। तो बिहार की राजनीति के लिहाज से तो ये नया कुछ नहीं है, देश की राजनीति के लिहाज से भी इसमें कुछ ज्यादा नया नहीं है। नया ये होता है कि बिहार के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अगले 30 साल का, 40 साल का एक विजन पेश करते, रोड मैप पेश करते, औद्योगिक विकास का, कृषि विकास का रोड मैप पेश करते, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कोई एक विजन रखते, सामने बताते कि किस तरह से लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर हम सुधारेंगे लोगों के लिए। लेकिन वैसा कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हो रही है। तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।